हेलो दोस्तों, नए साल में आप तरक्की करो, अपने सपनों को प्राप्त करो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी थीम है वो है विज्ञान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित वे सारे प्रश्न जो 2021 में हर एग्जाम में आने हैं, चाहे फिर वो रेलवे का हो या फिर चाहे फिर वो एसएससी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का स्टेट पीसीएस का हो, हरियाणा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, तो ये सारे प्रश्न आने ही हैं एग्जाम में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखो, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम पूछा है। स्वदेशी एंटी रेडिएशन। अब ये स्वदेशी एंटी रेडिएशन क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, ये क्या करती है, ये जो सिस्टम है एंटी रेडिएशन वाला, ये कहाँ से दुश्मन की फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है उसका पता करती है और फिर उसको टारगेट करके ध्वस्त कर देती है ये मिसाइल। और इस मिसाइल को वर्तमान में सिर्फ सुखोई से दागा जा सकता है, सुखोई। और इसी से परीक्षण किया गया था सुखोई 30 एम के आई से सुकोई 30 एम के आई से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये क्या करती है, दुश्मन देश की रडार का पता लगाती है, संचार परिसंपत्तियों का पता लगाती है और रेडियो आवर्ती स्रोतों का पता लगाकर ट्रैक करती है उनको, और उनको बेअसर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप समझ चुके होंगे कि। और इसका नाम क्या है, रेड रुद्रम। इसका नाम क्या है, रुद्रम। क्या करती है ये, डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करती है, दुश्मन देश के रडार को ध्वस्त करती है। रेंज कितनी है इसकी, 100 से 250 किलोमीटर। किसने विकसित की, डीआरडीओ। तो मिसाइलों को विकसित करने का काम किसका है, डीआरडी को। तो ये पहला प्रश्न था जिसको हमने डिटेल में देखा सब कुछ। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर पूछा है आपसे। तो यहाँ पे उच्च कार्य का प्रदर्शन करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की। तो देखो, सबसे पहला स्थान मिला है फुगाकू। ये मोस्ट है, स्टार लगा लो इसके। फुगाकू जापान को, सुबह फुगाकू जापान को। ठीक है, ये नाम है, जापानी नाम है, उसका नाम दिया है फुगाकू। और भारत का जो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान मिला है। कितना, 63 वाला, 63 वाला। ये सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटरों की रैंकिंग है। ठीक है, तो आप समझ पाए इनका क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य प्रणाली में, अंतरिक्ष में, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में, केमिस्ट्री क्षेत्रों में इनका यूज किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। नेक्स्ट पर्सन है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कौन सी मिसाइल जो सभी मौसम में दिन और रात के समय समान क्षमता से लक्ष्य को भेदती है। तो भैया ऐसी कौन सी मिसाइल है, तो बेटा उसका नाम हो जाएगा क्या, नाग। ठीक है दोस्त, नाग मिसाइल ऐसी है जो दिन और रात में समान क्षमता से लक्ष्य को भेदती है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 500 मीटर, और 500 मीटर से 4 किलोमीटर। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब एंटी टैंक गाइडेड है, ये क्या करती है, जमीन से जमीन पर मारती है। ठीक है, जमीन से जमीन पर मारती है। इसके साथ ही आपको इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो नाग का एक उन्नत वर्जन है जो हवा से जमीन पे मार करती है, उसका नाम है हेलिना। क्या है, हेलिना। हेलिना ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो उन्नत वर्जन है, नाग का उन्नत वर्जन है। और ये क्या करती है, ये आसमान से ज़मीन पे टारगेट को ध्वस्त करती है, आसमान पे। और इसमें साथ में साथ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे दागो और भूल जाओ में ये होता है कि आपको फिर निर्देश नहीं देने पड़ते, वो अपने टारगेट को डिसाइड करके सीधा लक्ष्य भेजती है एक बार छोड़ने के बाद ही, एक बार छोड़ने के बाद ही। और ये तीसरी पीढ़ी की
तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसका जो अंतिम परीक्षण है वो सफलतापूर्वक किया गया है। अंतिम परीक्षण मतलब अब ये तैयार है दुश्मन के लक्ष्य को भेदने के लिए, दुश्मन के लक्ष्य को दागने के लिए, फोड़ने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुए आतंकवाद विरोधी अभ्यास का नाम क्या दिया गया? देखो, सेना भी है हमारी, मिलिट्री भी है, और महाराष्ट्र पुलिस भी है। उसने अभ्यास किया था किसको? आतंकवाद को कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे कहीं आतंकवादी हमला हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सुरक्षा कवच उसका नाम है। कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा उमंग क्या है? आपसे पूछा है भैया उमंग क्या है। तो उमंग एक नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग। और ये उमंग देखो क्या करता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र, अप्रवासी भारतीय और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की मदद करता है। मदद कैसे करता है? ये केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जितनी भी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं स्टेट और सेंटर की, उनको उनको ये प्रोवाइड करवाता है। और ये कहाँ कहाँ? कुछ चुने हुए देशों में इसको लॉन्च किया गया उमंग को। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पे हमारे छात्र हैं, भारतीय छात्र हैं, अप्रवासी भारतीय, भारत से विदेश जाने वाले, उनकी मदद करता है। उनकी मदद करता है। समझ गए आप? उमंग क्या है? एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। अगला है सेटमैक्स 20 क्या है? सेटमैक्स 20 क्या है? तो ये देखो रेलवे में भी पूछा गया है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के बीच त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास, त्रिपक्षीय यानी तीनों देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास, नौसेना। ठीक है, नौसेना यानी समुद्र में होता है, ये समुद्र में। और ये जो हुआ अभी रिसेंटली 21-22 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में दूसरा संस्करण हुआ है इसका, सिर्फ अभी दूसरा संस्करण हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, दूसरा संस्करण। देखो अब आपको देखो इसमें पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, सेटमैक्स 20 किन देशों के मध्य होता है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड आपको ध्यान में रखना। और 2021 में इसके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है सिम्बैक्स 20, ये इसका कौन सा संस्करण है? सिम्बैक्स 20 का कौन सा संस्करण है? तो भैया ये 27वां संस्करण है। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में युद्धाभ्यास है। देखो दोनों मिलता है, सेटमैक्स और सिम्बैक्स। इसमें थाईलैंड का टी आ रहा है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसका 27वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। नेक्स्ट है भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश है? वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? ये एक सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, ये एक सैटेलाइट सिस्टम है जो हिंद महासागर क्षेत्र में जैसे भारत की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में ये संचालन को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है? संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखो रेडियो नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध करवाता है कि कहाँ से आपको आना है, किस तरीके से जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है। और किसने देखो किसने इसको सदस्य बनाया, चुना है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने चुना है इनको सदस्य बनाया भारत को। भारत चौथा देश बना। इससे पहले कौन कौन से देश हैं? अगर इससे पहले हम देशों की बात करें तो देखो अमेरिका है इसका, कौन है? एक तो यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ठीक है, इसके अलावा है रूस और तीसरा है चीन। चौथा कौन बना है? भारत। तो वर्तमान में यही है जिनके जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के सदस्य हैं। ठीक है, समझ गए? आगे देखो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNNS। अब ये कौन सा है? भारत का कौन सा है? इसका नाम दे रखा है भारत वाले से, जो रेडियो नेविगेशन सिस्टम का भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये IRNSS की फुल फॉर्म है। कोई हिंद महासागर में संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ने चुना है।
नेक्स्ट है आप लोगों का, नवंबर में चांद की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए किस देश ने अपना पहला मानव रहित यान भेजा? अब नवंबर की बात हो रही है, ठीक है, नवंबर अभी थोड़े दिन पहले ही गया था। तो चाइना ने चीन ने चांग ई 5 प्रोब को भेजा है, रॉकेट को भेजा है। इससे पहले यूएसए सोवियत संघ चंद्रमा की सतह से नमूने प्राप्त करने में सफल रहे। चीन ने भेजा, अगर चीन सफल हो जाता है तो थर्ड नंबर का देश बन जाता है, थर्ड नंबर का देश बन जाता है। आगे चले, पीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछिए आप, ठीक है, ये वाला भी स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 में पूछा जाना है। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पीएसएलवी की भैया ये कौन सी सफल, ये देखो पीएसएलवी क्या है? एक प्रक्षेपण यान है जो क्या करता है, उपग्रह को प्रक्षेपित करता है, उपग्रह को प्रक्षेपित करता है। तो ये इसकी 51वीं, अभी उसने नवंबर में 51वीं उड़ान भरी थी, 51वीं उड़ान भरी थी, ये भी ध्यान में रखना। पीएसएलवी इसरो का एक प्रक्षेपण यान है जिसके द्वारा उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बोंगो सागर युद्धाभ्यास में भारत भारत के अलावा कौन सा देश शामिल है? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखो कैसे याद करोगे, भारत तो है ही है, बोंगो और बा दोनों में बी कॉमन है, तो यहाँ पे बोंगो सागर बांग्लादेश दो शामिल है। ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है जिसका दूसरा चरण अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, केवल दूसरा चरण। SLINEX-20 सेलिनेक्स 20 किन दो देशों की नौसेना का वार्षिक युद्धाभ्यास है? तो यह है भारत और श्रीलंका। देखो एस एल किसको डिनोट कर रहा है? श्रीलंका को। IN किसको डिनोट कर रहा है? इंडिया को। SL क्या हो गया? श्रीलंका। और IN क्या हो गया? इंडिया। EX-20 तो ये एक्सरसाइज है, EX क्या डिनोट करता है? एक्सरसाइज। तो ये किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के, और ये इसका 8वां संस्करण था जिसे श्रीलंका के त्रिंकोमोली तट, ये इंपॉर्टेंट है भैया, त्रिंकोमोली तट पर आयोजित किया था। नेक्स्ट है आपका, 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना प्रमुख मनोज M नरवणे, कौन है भारतीय सेना प्रमुख? नरवणे, M नरवणे ने स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया? स्वदेश निर्मित यानी स्वदेशी, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत INS कवारती। अच्छा, ये कवारती किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर की। देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह चौथा व अंतिम युद्धपोत है। देखो इससे पहले पहले कौन कौन सा था? INS कोमोर्ता, INS कदमत और INS किल्तान, ये ऑलरेडी पहले बनाए गए हैं इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। और ये चौथा है, चौथा और अंतिम, इनसे एक करार हुआ था स्वदेशी के लिए, 4 का ही करार हुआ था, तो 4 इन्होंने सौंप दिए। अगला है, हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल हेलिना के उन्नत संस्करण का नाम क्या है जिसका अक्टूबर 2020 में सफल परीक्षण किया गया था? तो सेंट नाम है उसका, सेंट, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये हेलिना। और हेलिना भी किसका वर्जन है? नाग का वर्जन है, ठीक है। और हेलिना का उन्नत कौन है? सेंट, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत की नवीनतम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? नवीनतम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया? तो वागीर इसका नाम है। क्या नाम है? वागीर इसका नाम है। हिंद महासागर की शिकारी मछली वजीर के नाम पर इसका नाम वागीर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट होने। अन्य कौन कौन सी है इससे पहले पनडुब्बियां जो स्कॉर्पियन श्रेणी के अंदर आती है? INS कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, तो ये कौन सी है? 5th नंबर की, ठीक है। इससे पहले INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, और अब ये कौन सी होगी? INS वागीर। मिशन सागर क्या है? देखो, मिशन सागर प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए भारत सरकार द्वारा विदेशी मित्र देशों को खाद्य और दवाओं की आपूर्ति का नौसैनिक पोत मिशन है।
मतलब क्या, नौसैनिक एक हमारा जहाज होगा जो क्या करेगा, खाद्य और दवाएं आपूर्ति करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा वे देश जो कोरोना महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, अब प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आती है, जहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है, या फिर जहाँ पे बहुत गरीबी, भुखमरी ये चल रही है। तो मिशन देखो, मिशन सागर फर्स्ट हो गया था, उसमें खाद्य प्रोवाइड करवाया था। अब ये मिशन सागर 2 है, तो इसमें क्या होगा, भारतीय नौसैनिक पोत एरावत, कौन सा, एरावत, जो सूडान के लिए निकल चुका है और 100 टन की खाद्य सहायता की खेप ले जा रहा है। सूडान के क्षेत्र में इसने एंट्री कर ली है एरावत ने। नेक्स्ट है आप लोगों का, दुनिया का पहला 6G उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो चाइना ने ये लॉन्च करा। अगर ये देखो पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में स्टैब्लिश तो कर दिया, अगर ये सफल हो जाता है, अगर ये सफल हो जाता है तो 5G से 100 गुना अधिक इसकी स्पीड होगी, 5G से 100 गुना स्पीड होगी। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी करें और चैनल को साथ के साथ इस घंटे वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का कौन सा चरण हुआ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24वां चरण। अब मालाबार में देखो, मालाबार में नया देश कौन सा शामिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। देखो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1992 में हुई, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के बीच हुई। पहले कौन से दो देश थे, पहले एक भारत था, दूसरा अमेरिका। फिर 2015 में जापान स्थायी इसका भागीदार बन गया, 2015 से कंटिन्यू जापान भी है इसमें। वर्तमान में 4 देश है, नया कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। 24वां चरण 2 चरणों में हुआ है, ध्यान रखना यह भी इंपॉर्टेंट है। पहला बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर 2020 और दूसरा हिंद महासागर में 17 से 20 नवंबर, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना अतिक्रमण कर रहा है तो उसके खिलाफ ये एक रणनीति है भारतीय सरकार की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।